अस्सलाम वालेकुम। आपकी अपनी अनुष्य आपके साथ है अपने आज के व्लॉग में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वो मतज़ब्ज़ब लहजे में बोली, मेरा ख्याल है हाशिम को कुछ शक हो गया था। हो सकता है जावेद ने उससे इस बारे में थोड़ा बहुत बताया हो, क्योंकि आखिरी मुलाकात में हाशिम खान ने कुछ ऐसी तंज़िया बातें भी की थी जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुझे घर से भागी हुई लड़की समझता था। ये बात बहुत अहम है, मैंने कहा। मैं सबसे पहले हाशिम खान को ही चेक करूँगा। आपकी किसी कार्रवाई से वो मेरा दुश्मन हो जाएगा। वो सरासीमा लहजे में बोली, अब तो मेरे सर पर जावेद का साया भी नहीं रहा। मैंने तसल्ली आमेज़ लहजे में कहा, तुम्हें इस सिलसिले में फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। अब तुम पुलिस की पनाह में हो। तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम यहाँ से मेरे साथ ही मियाँ चन्नू जाओगी, लेकिन ज़रूरी कार्रवाई के बाद। वो और खौफज़दा हो गई। मैं वहाँ हरगिज़ नहीं जाऊँगी। क्यों नहीं जाओगी? मेरे घर वाले मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम उनकी फ़िक्र ना करो। मेरे होते हुए वो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकते। मैंने तशफ़ी आमेज़ अंदाज में कहा, मैं तुम्हारे बाप मौलवी कुतुबुद्दीन को तमाम हालात अच्छी तरह समझा दूँगा। अब तुम्हारा यहाँ इतने बड़े शहर में तन्हा रहना मुनासिब नहीं है। मैं अमजद भाई के घर वालों के साथ रह लूँगी। एक मरतबा तो तुम्हें मेरे साथ मियाँ चन्नू ज़रूर जाना पड़ेगा, ज़रीना बीबी, मैंने हतमी अंदाज इख्तियार करते हुए कहा। फिर हालातों वाक़यात को देखते हुए तुम्हारे बारे में कोई मौजू फ़ैसला किया जाएगा। तो मुझे बताओ कि हाशिम खान कहाँ मिल सकता है? वो लांडी में कहीं रहता है, वो बोली। मैं उसके घर का एड्रेस नहीं जानती। अमजद अली को उसके घर का पता मालूम होगा? मैंने पूछा। आप पूछ कर देख लें, मुमकिन है मालूम हो। मैंने इस सिलसिले में अमजद अली से इस्तफसार किया तो मुझे नाकामी नहीं हुई। अमजद ने हाशिम खान का पता बताने के बाद कहा, यह शख्स मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगा। मैंने जैदे को बारहा मना भी किया था कि इससे दोस्ती ना रखे, लेकिन जब वो हाशिम की हिमायत करने लगा तो मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। हाशिम खान मेरी नज़र में मशकूक हो चुका था। उसने जिस तरह अपने दोस्त की बीवी से बदतमीज़ी करने की कोशिश की थी और ज़रीना की शदीद और तौहीन आमेज़ मज़ाहमत पर उसने जिस तरह ज़रीना को धमकी दी थी, इससे उसकी बदबातनी ज़ाहिर होती थी। ऐसा शख्स इंतकाम के जज्बात से मगलूब होकर कुछ भी कर सकता था। मैं हाशिम खान जैसे बदफितरत शख्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। मुझे हैरत इस बात पर थी कि जैदा उसकी असलियत तक क्यों नहीं पहुंच सका था। शायद दोस्ती के रिश्ते ने उसे अक्ल व खिर्द से अंधा कर दिया था। मैं इस वक्त एएसआई सिद्दीक जंजोहा और दूसरे एएसआई के साथ लांडी रवाना हो गया। सबसे पहले मैंने मुतल्लिका थाने में इतला दी कि मैं वहाँ किस किस्म की कार्रवाई के लिए पहुँचा था। फिर हाशिम खान को नापने के लिए उसके ठिकाने पर पहुँच गया। हाशिम खान अपनी गिरफ्तारी पर हक्का बक्का रह गया। जब मैंने उसे बताया कि हमने उससे जैदे के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया है तो वह लंबी चौड़ी कस्में खाने लगा। मैंने उसे मुतल्लिका थाने पहुँचा कर थाना इंचार्ज से ताउन की दरख्वास्त की। मैंने उसे तमाम सूरत हाल से पहले ही आगाह कर दिया था। थाना इंचार्ज ने कहा, आप फ़िक्र ही ना करें जनाब, हम अभी इसे ड्राइंग रूम की सैर करवाते हैं। देखते हैं ये कब तक हमारी मेहमान नवाजी बर्दाश्त करता है। फिर उसने हाशिम खान को 2 जल्लाद सूरत हवालदारों के हवाले करके खसूसी हदायत जारी कर दी। मैं वहीं थानेदार के कमरे में बैठ गया। थोड़ी देर बाद ही ट्रायल रूम से हाशिम खान की बिलबिलाहट सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद उसकी चीखों की आवाज़ें आती रहीं। फिर खामोशी छा गई। 5 मिनट के बाद एक हवलदार ने अंदर आकर बताया, जनाब बंदा तावन करने पर आमादा है, कहें तो यहाँ ले आऊँ। मैंने कहा, उसे वहीं ट्रायल रूम में रहने दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर मैं उस हवलदार की मैयत में हाशिम खान के पास पहुँच गया। आधे पौने घंटे में हाशिम का हुलिया ही तब्दील होकर रह गया था। मैंने उसके बालों को मुट्ठी में जकड़ते हुए उसका चेहरा ऊपर उठाया। फिर खूंखार लहजे में पूछा, तुमने जैदे यानी मोहम्मद फाजिल को क्यों कत्ल किया? मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, वो बेबसी से बोला। आप चाहें तो वकूए के रोज़ मेरी कराची में मौजूदगी की तस्दीक कर सकते हैं। हाँ, मैं इस सिलसिले में आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ। हम तुम्हारी कराची में मौजूदगी को ज़रूर चेक करेंगे, मैंने ठोस लहजे में कहा। तुम फ़िलहाल ये बताओ किस तरह हमारी रहनुमाई कर सकते हो? मेरा ख्याल में मैं आपको कातिल तक पहुँचा सकता हूँ, वो बोला। कातिल कौन है? मेरे अंदाजे के मुताबिक जैदे को ज़रीना के भाई लियाकत ने कत्ल किया होगा, वो रोनी सूरत बनाकर बोला। दाएं बाएं की मत फेंको, मैंने उसे डांटा।
तुम लियाकत का नाम लेकर अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। मैं सच कह रहा हूँ जनाब कि मुझे 90% लियाकत पर शक है, और इस शक की वजह वो जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हो गया। मैंने उसे एक जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया। अभी बताता हूँ जनाब, वो मिन्नत आमेज़ लहजे में गिड़गिड़ाया। वो दरअसल मैंने खुद लियाकत को ये इतला दी थी कि फ़लाँ तारीख को किस गाड़ी से जैदा मियाँ चन्नू पहुँचने वाला है। मैंने पूछा, क्या तुम्हारा लियाकत से रब्ता रहता था? नहीं जनाब, मैंने पहली मरतबा ही उसे ख़त लिखा था। उसका एड्रेस तुम्हें कैसे मालूम हुआ? मैं जैदे और ज़रीना के सारे मामले से वाकिफ़ हूँ, उसने बताया। जैदे ही की ज़ुबानी मुझे मालूम हुआ था कि ज़रीना का बड़ा भाई खानेवाल की एक ज़राई आलात बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता था। तुम तो खुद को जैदे का दोस्त कहते थे, मैंने तंज़िया लहजे में कहा। तुमने अपने हाथों से दोस्त की मौत का इंतज़ाम क्यों किया? वो खामोश रहा। मैंने उसकी पिंडली पर एक ठुड्डा रसीद करते हुए कहा, तुम ज़ुबान ना भी खोलो तो मुझे सब मालूम हो चुका है। ज़रीना ने मुझे तुम्हारे करतूत से आगाह कर दिया है। हाशिम खान, तुम दोस्ती के नाम पर एक धब्बा हो। याद रखो, अगर तुम्हारी फ्राहम करदा मालूमात दुरुस्त साबित ना हुई तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूँगा। वो निदामत आमेज़ लहजे में ज़मीन को घूरने लगा। मैं SHO के कमरे में आया। हाशिम ने वकूए के रोज़ कराची में अपनी मौजूदगी का जो सबूत पेश किया था, मैंने अगले 1 घंटे के अंदर SHO के तावन से उसे चेक किया। हाशिम खान ने गलत बयानी से काम नहीं लिया था। वकूए के रोज़ वो कराची में ही मौजूद था। अब इस बात को चेक करना था कि उसका भेजा हुआ ख़त लियाकत को मिला था या नहीं, और अगर मिला था तो आया उसी ने जैदे को कत्ल किया था या कातिल कोई और शख्स था। मैंने थाना इंचार्ज से कहा कि जब तक मैं खानेवाल पहुंचकर हाशिम के बयान की तस्दीक न कर लूं, वो हाशिम को ज़ेर हिरासत ही रखे। उसने भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। अगले रोज़ मैं SI सिद्दीक जंजुआ और ज़रीना के साथ वापस मियाँ चन्नू आने के लिए ट्रेन में सवार हो गया। मियाँ चन्नू पहुंचकर मैंने ज़रीना और उसके बेटे को सिद्दीक जंजुआ के घर भेज दिया। मैं पहले जैदे के कातिल को गिरफ़्तार करना चाहता था, फिर ज़रीना के बारे में कोई फ़ैसला किया जाता। जिस कारखाने में लियाकत काम करता था वो खानेवाल का एक मारूफ ज़राई आलात बनाने वाला कारखाना था। वो पीर का दिन था। मैं लियाकत को गिरफ़्तार करने दोपहर के वक्त वहाँ पहुँचा था। मैंने कारखाने के दफ्तर में जनरल मैनेजर से मुलाकात की और उससे अपनी आमद के बारे में बताया। पहले तो उसे यकीन ही नहीं आया कि लियाकत इस किस्म की किसी वारदात में मुलव्विस हो सकता था। मैंने जनरल मैनेजर से कहा कि वो लियाकत को दफ्तर में बुला ले। थोड़ी देर के बाद लियाकत वहाँ मौजूद था। हम इस वक्त सादा लिबास में थे, इसलिए लियाकत हमें देखकर चौंका नहीं। हमसे मुराद मैं और सिद्दीक जंजुआ है। इस पूरे केस में जंजुआ कदम कदम पर मेरे साथ रहा था। मैं जब से इस थाने में आया था वो साई की तरह मेरे साथ चिपका रहता था। लियाकत की उम्र लगभग 25 साल थी। वह सेहतमंद जिस्म का मालिक एक कबूल सूरत शख्स था। उसके चेहरे की असलात से अंदाज़ा होता था कि वह खासा गुस्सावर होगा। लियाकत ने जनरल मैनेजर को मुखातिब करते हुए सवाल किया, बाबूजी, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? जनरल मैनेजर ने कहा, मैंने नहीं बल्कि इन साहिबान ने तुम्हें बुलाया है। अपनी बात ख़त्म करके मैनेजर ने हमारी जानिब इशारा किया। लियाकत ने हैरत से मेरी तरफ देखा, फिर उलझे हुए लहजे में बोला, मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। आप कौन लोग हैं? मैंने कहा, अपने बारे में तो हम बाद में बताएंगे, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? वो मज़ीद उलझ गया। मम, मैं लियाकत हूँ, ये तो हम भी जानते हैं, मैंने मैनी खैज़ अंदाज में कहा। इस दुआ के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, शादो आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, मेरी वीडियोस को देखते रहें, उन्हें लाइक करते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।